Good morning, students. I, Rekha Pirwan, Associate Professor, Chaudhary BRG Government Girls College, Sri Ganganagar. I welcome you all again in my e-video class. आज हम इस वीडियो में बीएससी होम साइंस पार्ट फर्स्ट ईयर के ह्यूमन डेवलपमेंट विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी समझने वाला टॉपिक है कि नवजात जो शिशु है उसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें हम प्रतिक्षेप क्रियाएं बोलते हैं। तो उनका आशय क्या है और वे क्या होती हैं? जैसे कि हम बात करते हैं इसमें आगे चर्चा करना शुरू करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनका आशय उन क्रियाओं से है जो छोटे बच्चे के द्वारा विशिष्ट संवेदा संवेदनात्मक उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप सहज रूप में संपन्न होती हैं। यानी कि उसके जो टच से या जो उसकी नर्व्स हैं उनके द्वारा जो सेंसेशन होती है उनके उस तक जो ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचता है उन सेंसेस के द्वारा उसमें उसकी स्वतः ही कुछ अलग अलग क्रियाएं होती रहती हैं। उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। नवजात शिशु में जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है वो निश्चित रूप से बार बार होती रहती है। इन क्रियाओं को प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये क्रियाएं अपने आप होती चली जाती हैं। ये सहज क्रियाएं जन्मजात होती हैं। इनको हम ट्रेनिंग के द्वारा या बच्चे को सिखा नहीं सकते। जो सहज या प्रतिक्षेप क्रियाएं हैं ये अपने आप संचालित नहीं होती। सहज हैं लेकिन अपने आप संचालित नहीं होती, बल्कि जब उन्हें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, उत्तेजना होती है उन्हें, तो तब ये स्वतः ही संचालित होती रहती हैं। तो हम आगे समझेंगे कि ये हैं क्या। ये क्रियाएं यांत्रिक होती हैं और इनसे निश्चित तौर पर जो लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, यानी कि सहज रूप से होती रहती हैं। इन क्रियाओं में दुख सुख की भावना नहीं होती, बल्कि वे कई बार प्रोटेक्शन के हिसाब से भी होती हैं कि उनकी जो बॉडी की आवश्यकता होती है वो भी पूरी होती रहती है। ये क्रियाएं शारीरिक प्रतिक्रिया हैं जो स्थानीय हैं, क्योंकि शरीर के जिन अंगों को उत्तेजना मिलती है उसी में प्रतिक्रिया देखी जाती है। तो जो कुछ प्रमुख हैं हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो अध्ययन के पश्चात हमने पाया कि इस बच्चे की बहुत सारी स्वतः ही क्रियाएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन हम इस पे बात करें तो ये है पलक प्रतिक्षेप क्रिया, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। इसका अर्थ क्या है? ये आइज से रिलेटेड होती है। यह क्रिया जन्म से ही सभी बच्चों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत आंख की जो पुतली होती है वो बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। और स्टार्टिंग में जो बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका जो आइज़ के ऊपर जो कंट्रोल है वो भी इतना अ, जल्दी नहीं हो पाता। तो बच्चा बार बार पलकों को झपकता रहता है और यह जो क्रिया है वो बच्चे को आँख की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इस क्रिया में बच्चा बालक जो है वो अंधेरे से उजाले और उजाले से अंधेरे में जाने पर प्रकाश व अंधकार से समायोजन धीरे धीरे करना शुरू कर देता है। जन्म के लगभग 2 घंटे में ही यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखने में ऐसा आता है कि आंख पर अधिक प्रकाश पड़ने पर जो आंख की पुतली है वो फैलती व सिकुड़ती भी रहती है। ज़्यादा अगर उसकी रोशनी होगी तो वह
सिकुड़ेगी और प्रकाश कम होगा तो उसकी जो आइस की पुतली है वो फैलती है। तो पुतले के इस फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया का बच्चे को पता ही नहीं चलता। और आँखों के पास हाथ या किसी वस्तु के ले जाने पर बच्चे के पलक झपकने की जो प्रतिवर्ग क्रिया है वो बहुत ही जल्दी होती है। लगभग 0.05 सेकंड का इसमें समय लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना जल्दी ये सब क्रिया अपने आप होती रहती है। फिर है कि जो उसके पैर या तलवे से संबंधित सहज क्रियाएँ या अ, ये क्रियाएँ या यूँ कहें कि ये सहज क्रिया नवजात शिशु में आम तौर पर देखी जा सकती है यदि बच्चे के तलवे को हम स्पर्श करें या उसको सहलाएँ तो उसकी हम ये नोटिस करते हैं कि उसकी जो पैरों की उँगलियाँ हैं वो फैल फैल जाती हैं। तो लगभग 6 माह तक ये सब क्रिया ज़्यादा होती है, उसके बाद ये धीरे-धीरे ठीक हो जाती हैं। इसको हम आगे चित्र के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर है अ, मांसपेशियों से संबंधित सहज क्रियाएँ जिसको हम टेंडन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। यदि बच्चे की अ, पेशियों को मांसपेशियों को स्पर्श किया जाए, तो मांसपेशी में अंकुचन या कुछ हलचल हमें महसूस होती है। या तो वो बच्चे को अपना पैर हाथ को सिकुड़ेगा या उसको अंदर की तरफ छुपाएगा या कुछ अन्य क्रिया उसमें ज़रूर होगी। यह क्रिया एड़ी के ऊपर वाले भाग या कोहनी के ऊपरी भाग को सहलाने से होती है। यदि बच्चे की टांग के निचले भाग को हम स्वतंत्र रूप से लटकाकर बैठा दें, तो झुके हुए घुटने के नीचे वाली जो अगर उसकी नर्व को दबाएं तो इससे उसमें टेंडन नी जर्क होने में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं। यानी कि हमें उसको बहुत छोटे बच्चे को बहुत सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, अन्यथा इस तरह की कोई भी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ये देखिए जो मैंने आपको पीछे बताया था जो तलवे से संबंधित सहज क्रिया है बेबिन्स्की रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली कि बच्चा जो अपनी अंगुली है तलवे को टच करने पर एकदम फैला देता है। अगर हम टच नहीं करते हैं तो वो अपनी सहज क्रिया में होता है। फिर है कि जो बच्चा अंगूठा चूसता है या कुछ भी अंगुली चूसता है तो उसको हम कहेंगे चूसन सहज क्रियाएं या सकिंग रिफ्लेक्सेस। बच्चे के जो गालों या होठों को स्पर्श करने पर बच्चा अ, मुंह से ये कोशिश करता है कि वो उसको सक करने लग जाए। तो यदि अंगुली या किसी वस्तु को बच्चा अपने मुंह से कुछ दूरी पर रखा अगर हम उसको कहें थोड़ा-सा ऐसा लगे कि दूरी पर है तो बच्चा उसे अपने हाथ से पकड़कर उसको सक करने लगता है। तो यह जो क्रिया है वो बच्चे के आगे अ, दूध पीने में या उसको कुछ भी खिलाने में ये क्रिया सहायक होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो क्रियाएँ हैं ये प्रकृति ने बहुत ही सोच समझ के जैसे अ, बच्चे की आगे डेवलपमेंट में फिट बैठती हैं कि इस हिसाब से हम इनको मान सकते हैं कि उसकी जो आगे की जो डेवलपमेंट है वो इन पर आधारित होती। तो फिर है पामर ग्रेस्प रिफ्लेक्सेस या जो पामर धारण सहज क्रिया इसको हम बोल सकते हैं। यदि शिशु की हथेली को अंगुली से दबाया जाए तो बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो शीघ्र ही अंगुली को अपनी हथेली में बंद कर लेता है। तो ये एक अपने आप होने वाली क्रिया है। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को हम सिखा रहे हैं। तो ये हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये देखिए जैसे इससे पहले वाली जो सकिंग वाला रिफ्लेक्स था उसका ये एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि बच्चा अपने अंगूठे को
मुँह में लेकर चूस रहा है, तो ये सकिंग रिफ्लेक्स होगा। फिर हम बात करते हैं, ये देखिए ग्रैस्प रिफ्लेक्स, जो हमने पामर ग्रैस्प रिफ्लेक्स की बात की थी। अ, इस पिक में हम देखिए कि जैसे ही हमने बच्चे के पास हाथ को किया, अंगुली को किया, तो वो उसको पकड़कर और कोशिश करता है, उसको कई देर तक पकड़े रहता है। तो ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, ये ग्रैस्प रिफ्लेक्स के नाम से होगी। और क्योंकि पाम या हथेली हमारी इसमें इन्वॉल्व है, हमारे जो हाथ और बच्ची का भी, तो इसलिए इसको पामर ग्रैस्प रिफ्लेक्स भी कहते हैं और ग्रैस्प रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। अब जैसे नेक्स्ट जो प्रक्रिया है, वो है प्रतिक्रिया कहेंगे हम इसको, वो है रूटिंग रिफ्लेक्सेस, रूटिंग सहज क्रिया। यह भी अपने आप होने वाली क्रिया है। इसके अंतर्गत शिशु के मुख के किनारों को अगर हम स्पर्श करें, तो शिशु उसी तरफ अपना सिर घुमा लेता है या फेस अपना घुमा लेता है और अंगुली पकड़कर उसको सक करने की कोशिश करता है। तो यह क्रिया भी जन्म के कुछ सप्ताह तक चलती है, फिर अपने आप चेंज हो जाती है या ठीक हो जाती है। इसको भी हम आगे समझेंगे। फिर है टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस, जैसे पहले वाली थी उसी से कुछ थोड़ा-सा मिलती-जुलती। इस क्रिया के अंतर्गत जब बच्चा पेट के बल लेटा हुआ होता है, तो अपने सिर को एक तरफ घुमा लेता है। तो बच्चा अपने एक हाथ को सिर के तरह फैला लेता है और दूसरे हाथ को विपरीत दिशा में रखता है। यह क्रिया भी कुछ माह यानी कि लगभग 4 माह के पश्चात अपने आप समाप्त हो जाती है। ये देखिए जो हमने बात की थी रूटिंग सहज क्रिया, उसमें देखिए जो बच्चे को अगर टच किया जाता है, तो वो उसको एकदम ऐसे अटेंशन भी देता है और उसको मुँह में भी पकड़ने की कोशिश करता है। और ये नेक्स्ट देखिए टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस, बच्चा सोते समय अपना जो सिर है वो एक साइड कर लेता है। तो दोनों पिक में हम देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो सारी क्रियाएँ थी, चाहे रूटिंग क्रिया थी, टॉनिक नेक थी, पामर ग्रास्प थी, सकिंग क्रिया थी, या विभिन्न स्काई रिफ्लेक्स की बात करें या टेंडन रिफ्लेक्स, तो अ, हमने आज जो सारी बातों को जानने की कोशिश की, तो उसके पश्चात इन पिक्स के द्वारा भी आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अ, कोई भी अमुक रिफ्लेक्स है वो किस तरह का होता है। तो अ, उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जो डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हैं। और हम सभी के घरों में छोटे बच्चे होते हैं, तो हम इनको अच्छे से देख और समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपने ध्यान से सुना इसको, उस सब के लिए अ, आप सभी का आभार। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको और भी अच्छे से रिकॉल करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे इसी से रिलेटेड। तो मैंने कोशिश की है कि आपको और इंटरेस्टिंग ढंग से इसको समझा पाऊँ। आप इसके और भी एक्स्ट्रा नोट्स भी आप देख सकते हैं। इन सब के लिए आपका धन्यवाद।